Good evening, everyone. If I'm audible to everyone, everyone is getting my voice. I'm audible to everyone. Please respond. तो हम लोग स्टार्ट करें. तो today's topic is Foreign Exchange Regulation Act 1973 and Foreign Exchange Management Act 1999. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस, गुड इवनिंग. ओनली 3 स्टूडेंट हैव बीन ज्वाइन, तो वी हैव टू बी वेट फॉर अनदर 2 मिनट ताकि और लोग ज्वाइन करें. तो विल स्टार्ट बाय द 7:10. हम लोग 7:10 पे स्टार्ट करेंगे. 1973 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, good evening. Only 3 students have been joined, so we have to be wait for another 2 minutes ताकि और लोग ज्वाइन करें. तो we'll start by the 7:10. हम लोग 7:10 पे start. Okay, so good evening everyone and I'm audible to everyone. I think I hope आप लोग को आवाज आ रहा होगा मेरा. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. दिस इज लेक्चर 6 फॉर द यूजीसी नेट कॉमर्स. और तो आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 विच इज फर्दर बी अमेंडेड इन 1999, जो जिसको हमने 1999 में अमेंडमेंट किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जो 2000 में एग्जिस्टेंस में आया था. तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. इसके अलावा इसमें हम लोग बात करेंगे दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द अमेंडिंग द फेरा इनटू फेमा. फेरा को हम लोगों ने फेमा में अमेंडमेंट क्यों किया. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है.
फॉरेन एक्सचेंज हम लोग को कई बार बता चुके हैं कि फॉरेन एक्सचेंज इज अ सिस्टम और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वन नेशनल करेंसी इनटू द अनदर एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मनी फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। मतलब जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, दैट रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड चाइना। अगर हम लोग 1 रुपए, भारत में आईएनआर चलता है, इंडिया में और चाइना में रेनेबी और युआन चलता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर इंडियन करेंसीज को व्हेनेवर वी जस्ट वांट टू बी कन्वर्ट विद इधर इन अ रेनेबी और इन अ युआन, तो जिस रेट पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया, इट इज अ सिस्टम और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वन नेशनल करेंसीज इनटू द अनदर, ठीक है, और ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। अब लोग बात करते हैं व्हाट आर द हिस्ट्री बिहाइंड द फेरा। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री क्या है, तो कि द 1973 लॉ वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, क्लियर। तो 1973 में इन द 1973 लॉ वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी विद द गोल ऑफ कंजर्विंग द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज एंड द कंट्री वाज फेसिंग इट। मतलब कंट्री तो उस समय भी ट्रेड डिफिसिट फेस कर रहा था और आज भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का बात करेंगे हम लोग, ट्रेड डिफिसिट हम लोग का हर बार कहीं ना कहीं ट्रेड डिफिसिट की प्रॉब्लम्स आज तक हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा था, विच वाज फॉलोड बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। उस समय हम लोगों ने करेंसी का डिवैल्यूएशन भी किया था। डिवैल्यूएशन आप लोगों को पता ही है, एक बार हम फिर बता रहे हैं कि डिवैल्यूएशन होता है जब सरकार गवर्नमेंट डेलिबरेटली डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द करेंसीज इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट बीच में आते हैं उसको आप लोग नोट करते रहा करिए। ठीक है, तो जब अपनी कंट्री की करेंसी को सरकार जानबूझ के अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यूड करती है, डिक्रीज करती है, इसीलिए कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड द डिवैल्यूएशन बोथ आर द सेम। ठीक है, और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड ऑयल उस समय चल रहा था। द एक्ट स्पेसिफाई विच फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस वर परमिटेड इंक्लूडिंग दोज बिटवीन इंडियन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट एक रेगुलेटरी एक्ट था जो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को रेगुलेट कर रहा था। और इस एक्ट के तहत हम लोगों ने उसमें क्लॉज में लगाया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस को हम लोग परमिट करेंगे, कौन कौन से ट्रांजेक्शंस को हम लोग परमिट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द फेरा। तो फेरा द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट डील्स विद द लॉ विच रिलेट टू द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हमारा किससे डील करता है, जो भी एक फॉरेन एक्सचेंज या जो भी एक फॉरेन ट्रांजेक्शन हम लोग इंक्लूड करते हैं करेंसीज के इन टर्म्स में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, करेंसी एक्सचेंज की बात करेंगे, उससे रिलेटेड सभी लॉज हमारे हम लोगों ने फेरा में रखे हैं। दिस लॉ वर मेड टू मैनेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। द फेरा हैज इट्स ओरिजिन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब फेरा की हम लोग बात करेंगे तो 1950 के दौरान से उन्होंने फेरा का पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। अभी हम आगे बताएंगे कि 1957 में हम लोग कानून पास कर लिया था। कहीं ना कहीं फिर हम लोगों ने फाइनली उसको फेरा बनाया। तो फॉरेन इन्वेस्ट को मैनेज करने के लिए वी हैड ए लॉ सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब 1947 से क्या 1950 में हम लोगों ने कानून बनाया, वही संविधान बनाया। तो 1950 के अप्रॉक्स हम लोगों के पास कुछ कानून थे, हमारे पास सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सर्टेन लॉज थे जो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्ट को मैनेज करते थे। उसी को उन्होंने मेजर अमेंडमेंट करके हम लोगों ने क्या करा, फेरा बना लिया था। देख लीजिए कि इसमें लिखा भी है कि इन द बिगिनिंग इट वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट टू द कंट्रोल द फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में इट वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट टू द कंट्रोल द फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इन 1957 द एक्ट वाज मेड द परमानेंट। 1957 में ये एक्ट परमानेंट बन गया। और एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रू इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ तो देयर वाज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट दोज अरोज ए नीड टू प्रोटेक्ट इट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ऐसे कानून की, कुछ ऐसे नियमावली की जरूरत थी जो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को क्या करे, रेगुलेट कर सके। अकॉर्डिंग टू द 1973 द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंडेड। हमने आपको बता दिया कि मेजर अमेंडमेंट हमारा 19 फेरा में कब किया, 1973 में किया। क्लियर, सिंपल।
और लेकिन हम लोग उसकी बात करेंगे कि फेरा कंसिस्ट द 7th चैप्टर एंड 81 कॉम्प्लेक्स सेक्शन। ठीक है, तो 7 चैप्टर थे हमारे और 81 कॉम्प्लेक्स सेक्शन है हमारे किसमें, फेरा में। तो अंडर द फेरा एनी ऑफेंस वाज ए क्रिमिनल वन विच इंक्लूडेड द इम्प्रिजमेंट एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 1973 में द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंडेड। फेरा कंसिस्ट द 7 चैप्टर्स एंड 81 कॉम्प्लेक्स सेक्शंस। अंडर द फेरा एनी ऑफेंस वाज ए क्रिमिनल वन, कोई भी ऑफेंस हमारा क्रिमिनल वन होगा, उसको क्रिमिनल ऑफेंस में रखेंगे, विच इंक्लूडेड द इम्प्राइजमेंट एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसको नहीं समझना डिटेल में। अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेरा। फेरा के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, क्यों बनाया गया था। पहला हो गया टू प्रिवेंट द आउटफ्लोज ऑफ द इंडियन करेंसी, मतलब मींस पहला उद्देश्य हो गया जो हम लोग आउटफ्लोज, करेंसी का आउटफ्लोज हो रहा था, मतलब ऑल दोज करेंसी विच, मतलब इंडियन करेंसी तो मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में ही हो रही है, इशू भी इंडिया में हो रही है, अगर वो करेंसी जब इंडिया से बाहर जाती थी उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए हमने फेरा बनाया, टू प्रिवेंटिंग द आउटफ्लोज ऑफ द इंडियन करेंसी, आउटफ्लोज की बात किया इसमें। टू रेगुलेट द डीलिंग्स इन अ फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज, हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज में जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग करते थे वही फॉरेन एक्सचेंज आपको बता दिया। जब एक कंट्री की भारत की कंट्री की करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ चेंज करते थे उसमें रेगुलेशन की जरूरत थी। वी हैड रिक्वायर्ड सम सर्टेन रेगुलेटरी अथॉरिटी हु कुड मैनेज द एंटायर फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम इन इंडिया। तो दैट इज द ओनली रीजन वी हैव मेड इट द फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। टू रेगुलेट द ट्रांजेक्शंस इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज, इसके अलावा जो इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करते थे उन ट्रांजेक्शंस को भी हमने रेगुलेट किया। जैसे कि बात करें हम लोग अदर हमारी मार्केट हो गई या स्टॉक मार्केट्स हो गया या हमारे इन्फ्लेशन रेट्स हो गई या हमारे जो डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी जो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज को इंपैक्ट करती थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए और या ऑप्शंस हो गए, जो भी चीजें थी हमारी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड which was indirectly affecting, जो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली अफेक्ट करती थी, तो उन सब चीजों को भी हमने फेरा के अंतर्गत रखा। टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा एक उद्देश्य था फेरा का। एंड बुलियन मार्केट होता है जहां पर हम लोग गोल्ड सिल्वर या सब अलग गोल्ड सिल्वर या कुछ कमोडिटीज को बाय और सेल करते हैं हम लोग, उसको बुलियन मार्केट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको आगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जब हम लोग when we are trading, when we are buying or selling any gold or some silver or some other commodity, that market is called bullion markets. उसके अलावा हो गया कि टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉरेन नेशनल्स, मतलब जो विदेशी लोग थे वो अगर भारत में नौकरी करना चाहते थे या नौकरी कर रहे थे उन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए भी फेरा का काम था। टू रेगुलेट द फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी या जो विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती थी उसके लिए भी फेरा के अंतर्गत हम लोग कुछ नियमावली के तहत कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाकर रखे हुए थे। ठीक है, तो फेरा कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज से लिमिटेड नहीं है, फॉरेन कंपनीज से भी रिलेटेड है, विदेशी लोगों से भी रिलेटेड है। अगर फॉरेन की लेबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर विदेशी लोग अगर वो भारत में नौकरी करना चाहते हैं या ऑल दोस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दे जस्ट वांट टू बी स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया, इवन दो कहीं ना कहीं हमारा फेरा के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए थे। नेक्स्ट हो गया टू रेगुलेट द एक्विजिशंस, होल्डिंग्स एटसेट्रा ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन इंडिया बाय द नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, तो मतलब जो कोई एक नॉन रेजिडेंट था भारत का या जो लोग नॉन रेजिडेंट थे भारत के, अगर वो कोई इंडिया की प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करना चाहते थे, होल्ड करना चाहते थे, उसके लिए भी फेरा के तहत फेरा के अंतर्गत एक कानून बनाया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफ ऑल दोस पर्सन यू बिलोंग्स टू आउटसाइड ऑफ द इंडिया, मतलब विदेशी लोग थे, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भारत में एक्वायर करना चाहते थे, होल्ड करना चाहते थे, उसके लिए भी फेरा के अंतर्गत एक कानून है, फेरा के अंतर्गत रूल्स रेगुलेशन थे। टू रेगुलेट द सर्टेन पेमेंट्स, भाई यूनिलेटरल पेमेंट्स की हम लोग बात करेंगे या और कुछ जो पेमेंट हम लोग करते थे, ट्रांसफर्स हो गए हमारे, उन सब चीजों को भी उन्होंने रेगुलेट करने के लिए फेरा के अंतर्गत एक कानून था। टू रेगुलेट द डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज, इसके हम लोगों ने स्टार्टिंग से बात किया था। जब हम लोग समटाइम्स वी जस्ट वांट टू बी सेल द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, तो हम लोग को एक इंटरनेशनल मार्केट्स में सिक्योरिटीज को सेल करना, मार्केट सिक्योरिटीज को सेल करना चाहते हैं
या फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग ट्रेड कराना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए भी फेरा के अंतर्गत एक कानून है। कानून था, अब तो उसको हमने फेरा को हटाई दिया है। टू रेगुलेट द ट्रांजेक्शंस इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज, ये मतलब पहले भी पॉइंट हो गया है, सेम ही पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फेरा के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे कि जो आउटफ्लोज ऑफ इंडियन करेंसी है या इनफ्लोज ऑफ इंडियन करेंसी की बात करेंगे हम लोग, या मतलब दुनिया की बाहर की करेंसी आपके देश में आ रही है या इंडिया की करेंसी बाहर जा रही है, उन सब चीजों को रेगुलेट करता है फेरा। फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है हमारा, जो फॉरेन एक्सचेंज को, जो ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं उसके लिए फेरा है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी को रेगुलेट करने के लिए फेरा के अंतर्गत स्कीम रखी गई थी। बुलियन मार्केट के अंतर्गत अगर कोई हम लोग कमोडिटी को ट्रेड कर रहे थे उसके लिए एक कानून बना था। उसके अलावा जो विदेशी लोग थे अगर वो भारत में नौकरी करना चाहते थे तो उसके लिए भी कानून था हमारा फेरा के अंतर्गत। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अगर दे जस्ट वांट टू बी स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया, विदेशी कंपनी अगर भारत में व्यापार करना चाहती थी उसके अंतर्गत भी कानून था, ठीक है। टू रेगुलेट द एक्विजिशंस होल्डिंग, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया थे, अगर वो लोग भारत में कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते थे या कुछ होल्डिंग करना चाहते थे उसके लिए हमारे कहीं ना कहीं फेरा के अंतर्गत एक कानून था टू रेगुलेट द सर्टेन पेमेंट्स। उसके अलावा दोनों पॉइंट हमारे कॉमन है जो लास्ट स्लाइड में थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोविजंस क्या थे। देयर आर वेरी फ्यू प्रोविजंस अंडर द फेरा। रेगुलेशंस ऑफ डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में सेम है, मैं थोड़ा सा उसको हमने अलग करके बोल दिया है कि प्रोविजंस क्या था। रेगुलेशंस ऑफ डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट की हम लोग बात करेंगे। Restrictions regarding the asset held by the non-resident and import and export of certain currencies or bullion, भाई सेम बात है यहाँ पर। Duty on person entitled to receive the foreign exchange and payment for exported goods, तो कुल मिला के प्रोविजंस भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि हम लोग एक फॉरेन एक्सचेंज को डील रेगुलेट करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस पेमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अगर वो भारत में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है भाई, करेंसी को रेगुलेट करेंगे, बुलियन मार्केट को रेगुलेट करेंगे, एंड ड्यूटीज ऑन द पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव द फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट फॉर द एक्सपोर्टेड गुड्स। मतलब कोई अगर भारत का इंसान फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कोई फॉरेन करेंसी रिसीव कर रहा है तो उस पर कितना ड्यूटी लगेगा, वो भी एक फेरा के अंतर्गत कानून था हमारा। या हमने कोई सामान एक्सपोर्ट किया तो उस पर भी हमको पेमेंट मिलेगा, उस पर कितना पैसा हमको पे करना है उसके अंतर्गत भी उसके लिए भी फेरा के अंतर्गत हमारे अंदर सम सर्टेन प्रोविजंस है। फिर हो गया रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन पर्संस एंड कंपनीज एज एजेंट और टेक्निकल और मैनेजमेंट एडवाइजर्स इन इंडिया। मतलब अगर भारत की कोई कंपनी है उसमें कोई मैनेजमेंट एडवाइजर्स को आपको रिक्रूट करना है, एजेंट्स को रिक्रूट करना है, सर्टेन पर्सन को रिक्रूट करना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी सर्टेन रूल्स रेगुलेशन है कि किसको रिक्रूट करना है किसको रिक्रूट नहीं करना है। इंडियन कंपनीज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। Prior permission of RBI required for taking up employment in India by nationals of the foreign state। अगर विदेशी कंपनी भारत में कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या कुछ लोगों को हायर करना चाहती थी तो उसके लिए सर्टेन रूल्स रेगुलेशन, सर्टेन लॉज, सर्टेन क्लॉज है हमारे फेरा के अंतर्गत। समझ गए कि मतलब कि विदेशी कंपनी को भारत में आके व्यापार करना चाहते तो कहीं ना कहीं वो लोग इंडिया के लोगों को रिक्रूट करेंगे, तो उसके लिए भी फेरा के अंतर्गत कुछ पॉलिसी थी, उन पॉलिसी के तहत ही आपको काम करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फेरा एंड फेमा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सेवियर फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोल द इकोनॉमिक regime was conservation and proper utilization of the foreign exchange resources of the country। यही था, हमने आपको बता ही दिया कि द मेन जो मुद्दा था फेरा का मेन मुद्दा यह था कि फॉरेन एक्सचेंज में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी एक्सचेंज करने में, और कहीं ना कहीं जो कंट्री का करेंसीज का आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा था, विदेशी करेंसी से भारत में आ रही थी और भारत की करेंसी से विदेश में जा रही थी, उसको रेगुलेट करने के लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं फेरा था। बट नेक्स्ट देखिए, फेरा क्रिएटिंग द फ्लोरिशिंग ब्लैक मार्केटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इट ब्रॉट इनटू द इकोनॉमिक लेक्सिकॉन द वर्ड हवाला। जो आपने सुना होगा हवाला के तहत मार्केट में पैसा आता था। हवाला क्या, इलीगल मनी बोलता है, हवाला को बाद में इलीगल कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी दूसरे जरियों से, मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसके अलावा दूसरे जरियों हवाला के तहत और भी कहीं ना कहीं दूसरे ब्लैक मार्केटिंग के तहत, या मतलब और कोई जो इलीगल, इसको हम लोग इलीगल वर्ड बोलेंगे,
इलीगल मीडियम्स के थ्रू, ठीक है, इलीगल मीडियम्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं भारत में पैसा आ रहा था। उन सब चीजों को लिए भी फेरा के अंतर्गत हम लोगों ने कानून रखा। तो देर बाद डिमांड फॉर सस्टेनेबल मोडिफिकेशन ऑफ फेरा इन द लाइट ऑफ द ऑनगोइंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इंप्रूविंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशंस। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट फेमा रिप्लेस द फेरा। देखिए हुआ क्या, जब हम लोगों ने 1900 फेरा बना दिया 1973 में, लगातार काम करता रहा, ओवरऑल चीजों को मैनेज करता रहा। जैसे 1991-92 में लिबरलाइजेशन किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें सस्टेनेबल वी हैड रिक्वायर सम सर्टेन सस्टेनेबल मॉडिफिकेशंस। हम लोग को कुछ सस्टेनेबल मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी, जो कहीं ना कहीं फेरा के अंतर्गत जो फेरा में हम लोग कर सके, ताकि हम लोग और चीजों को और क्लोजली मॉनिटरिंग कर सकें। मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कर रहा था उसको हम लोग क्लोजली मॉनिटरिंग के लिए वी हैड रिक्वायर सम मेन सर्टेन सस्टेनेबल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि नीड फॉर द फेमा, फेमा का जरूरत क्यों पड़ गया। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हमने 2-4 पॉइंट को इंक्लूड किया है। द डिमांड फॉर न्यू लेजिस्लेशन वाज बेसिकली ऑन द 2 मेन काउंट। नया कानून लाने के पीछे हमारे 2 मेन मुद्दा था। पहला था कि कहीं ना कहीं द डिमांड फॉर न्यू लेजिस्लेशन वाज बेसिकली on the 2 main counts. The FERA was introduced in 1973 when India's foreign exchange reserve position was not satisfactory. It required stringent control to the conserve foreign exchange and to utilize in the best interest in our country. Very strict restrictions have outlived their utilities in the current change scenario. कुल मिला के मुद्दा क्या था कि 1973 में जब उन्होंने फेरा बना लिया, उसके बाद 90-91 में हम लोगों को पता है कि जब मेन जो मेरा मुद्दा था, आपको हमने बताया भी था लिबरलाइजेशन के दौरान, कि भारत में लिबरलाइजेशन क्यों किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किया गया। भारत में कहीं बहुत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, और कहीं भारत में जो फॉरेन रिजर्व था, आपको आज हम बता भी रहे हैं जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि एक देश एक रिसेशन के दौर से, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उस समय हम लोगों के पास 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज यूज्ड टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर एंड नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय केवल हम लोगों के पास 15 दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था। वी हैड अ फॉरेन रिजर्व और ओनली 15 डेज, 15 दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था। और आप लोगों को पता है, अगर फॉरेन रिजर्व हमारा 15 दिन का रह गया, अगर फॉरेन रिजर्व नहीं होगा तो हम लोग कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। आज से 30 साल पहले, 28 साल पहले भी समझ लीजिए कि आज भी हम लोग बहुत सारी चीजों पे, पूरे विदेशी गुड्स पे, फॉरेन गुड्स पे हम लोग, या पूरे इंपोर्ट पे हम लोग पूरा डिपेंडेंट है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करेंगे, और अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का व्यापार जो होता है, आपको हम बता रहे पूरा कैश बिजनेस होता है, क्रेडिट बिजनेस, हम लोग क्रूड ऑयल का बिजनेस नहीं करते हैं। तो अगर 15 दिन के बाद हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाते उस दौरान, और क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाते, हम लोग को पता है अगर कच्चा तेल नहीं खरीद पाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा भारत रुक जाता। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया, मतलब पूरा कहीं ना कहीं भारत में एक लॉकआउट की सिचुएशन आ जाती। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करना था, इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। तो यही हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए, और कहीं ना कहीं हम लोग की एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन बहुत खराब थी, तो उस एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन को भी इंप्रूव करना चाहते थे। एक ये भी रीजन था हमारा फेरा से फेमा कन्वर्ट करने का। दूसरा था देर बाद नीड टू रिमूव द ड्रॉकनियन प्रोविजन। ड्रॉकनियन प्रोविजन होते हैं जो हार्ड रूल्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे, बहुत कठोर कानून बना देंगे किसी चीज का, तब भी बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी हैड रिक्वायर सम सर्टेन अमेंडमेंट इन दोस प्रोविजन व्हिच यूज्ड टू बी सम वेरी हार्ड एंड फास्ट। बहुत कठोर कानून बनाने के बाद भी आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ड्रैकोनियन प्रोविजन इज ऑल अबाउट द, अगर आपने जो बहुत कठोर कानून बना रखे उसको हम लोग ड्रैकोनियन प्रोविजंस कहते हैं। ठीक है, तो फेरा में बहुत थे, उन सब चीजों को रिमूव करने की कोशिश किया गया फेमा के अंतर्गत। एंड हैव ए फॉरवर्ड लुकिंग लेजिस्लेशन कवरिंग द फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स। ठीक है, तो एक जो बहुत कठोर कानून से उनको हटाने की कोशिश की गई ताकि हम लोग और व्यापार को प्रमोट कर सके। दूसरा, एक भारत में फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत मिनिमम रिजर्व हम लोगों के पास था, उसको इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग को फेरा से फेमा में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। अब हम लोग, ये हो गया हमारा फेरा। अब हम लोग बात करते हैं फेमा की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इन द लोकसभा ऑन अगस्त 4th 1998 द बिल वाज रेफर्ड टू इन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में रखा गया।
After the incorporating the creation, modifications and suggestions of Standing Committee, the central government of that particular era introduced the Foreign Exchange Management Bill 1999. The bill was finally passed by the Lok Sabha on December 2, 1999. हम लोगों को पता है कि भारत में कोई भी अगर कानून बनेगा बिना लोकसभा और राज्यसभा के पास किए, हम लोग उसको बाद में हमारे ऑनरेबल माननीय राष्ट्रपति जी उस पर स्टैंप लगाते हैं, तभी उसके बाद फाइनली हम लोगों का कोई कानून बनता है। तो 1998 में बिल रखा गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने, बाद में कुछ इनकॉर्पोरेशन किया गया नए सजेशंस को। 1999 में बिल पास हुआ और फाइनली 2 दिसंबर 1999 को हमारा लोकसभा से बिल पास हो गया। तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसको हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल फेमा 1990 का 1999 बोला। और बाद में ये एग्जिस्टेंस में एक जून 2000 को 2000 में हमारा ये एग्जिस्टेंस में आगे काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। हाउएवर द केस अंडर द फेरा कैन बी इनिशिएटेड विद इन द 2 ईयर फ्रॉम द रिपील ऑफ द फेरा अप टू May 31, 2002 कि बोला गया था कि अगर फेरा इसको दोबारा रिपील करना चाहता है या चाहता है कि मेरे अभी भी रूल्स रेगुलेशन चलते रहे अगले 2 साल तक की, तो उसको टाइम दिया गया कि जो भी फेरा के कानून थे वो अगले 2 साल तक की 31 मई 2002 तक की, क्योंकि 1 जून 2000 को बन गया तो 31 मई 2002 को 2 साल पूरे हो रहे थे। कि अगर कोई भी रिपील करना था, कोई भी मतलब रिपील मतलब दोबारा उसको कोई जो फेरा के अंतर्गत कानून थे उसको कोई दोबारा आप बनाना चाहते हो, उसमें कुछ मेजर अमेंडमेंट चाहते हैं या उस कानून को और 2 साल तक की बढ़ाना चाहते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपील। अब बोलते हैं कि द फेमा रिप्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हमने कुछ रीजंस पहले भी बता दिए थे आपको, देखिए 2 रीजन बता दिए थे, उसके अलावा कुछ रीजंस और हैं कि फेमा क्यों रिप्लेस किया गया था। तो नोट कर लीजिए कि हम आपको पीपीटी भेज देंगे। फेरा वाज नॉट सुटेबल फॉर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, दो सर्टेन अमेंडमेंट वर मेड इन 1993 बट दे वर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि लिबरलाइजेशन हम लोगों ने किया, तो लिबरलाइजेशन के बाद कहीं फेरा उसको सुटेबल नहीं था। कुछ अमेंडमेंट 1993 में हमने किए बट वो अमेंडमेंट हमारे सफिशिएंट नहीं थे। तो आफ्टर 1993 मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो इंक्रीज। 1993 में हमने जो अमेंडमेंट किए उसके बाद हमारी फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव भी हुई। द प्रोविजंस ऑफ फेरा वर नॉट फेवरेबल फॉर ऑल दीज चेंजेस। जो हमने अमेंडमेंट किए वो कहीं ना कहीं फेरा के प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, वो फेवरिज्म नहीं थे, क्योंकि फेरा के बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल थे और हम लोग चीजों को लिबरल करना चाहते थे, पॉलिसीज को इजी करना चाहते थे। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा वाज टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज व्हिच बैडली अफेक्टेड द कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सो द फेमा केम इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो फेरा का मेन उद्देश्य हम लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते थे, और लेकिन बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल से कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया और हमारा ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज हमारा बहुत मिनिमम हो गया, इसीलिए हमारा फेमा एक आया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। भाई एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, वो उसमें एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट की बात नहीं करते थे फेरा में हम लोग। टू प्रमोट एन ऑर्डिनरी मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, मतलब पहले उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात नहीं करते थे हम लोग फेरा में। जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इज द रेगुलेटर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो कहीं ना कहीं फेमा के अंतर्गत हम लोग के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मेंटेनेंस करने का, सर्टेन रूल्स रेगुलेशन को तय करने का एक इसमें हम लोगों ने क्लॉज रखा है। रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, उसमें फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं या फॉरेन कैपिटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जो हमारी एफडीआई और एफआईआई आती है, एफडीआई और एफआईआई के लिए भी हमारा फेमा के अंतर्गत कानून है, उन कानून के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। अगर दुनिया की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है तो फेमा के अंतर्गत कानून के तहत आपको व्यापार करना पड़ेगा। टू रिमूव द इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में या जो हमारे और पेमेंट्स में जो इम्बैलेंसेस हैं उसको रिमूव करता है फेमा के अंतर्गत पॉलिसीज में। टू मेक द स्ट्रॉन्ग एंड द डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सिंपल, वी ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अप सम स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रेजिडेंट्स, जैसे हमने बताया था कि उसमें भी रेगुलेशन, उसमें भी रूल्स रेगुलेशन था कि एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, क्योंकि फेरा में भी बट फेरा के कानून बहुत कठोर थे, बहुत हार्ड एंड रूल थे, जिसके तहत विदेशी कंपनियां भारत में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही थी। बट फेमा के आने के बाद हमने उन पॉलिसीज को रिलैक्स किया है। टू रेगुलेट द फॉरेन पेमेंट सिंपल,
द न्यू लॉ इज मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स एप्लीकेशन. इट हैज लेड डाउन द एरियाज वेयर स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इसमें कुछ सर्टेन बहुत ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है. इसके अलावा जहां पर उसको लगता है कि स्पेशल परमिशन चाहिए कुछ अमेंडमेंट की, तो कहीं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके उन सब चीजों का अमेंडमेंट करके कहीं ना कहीं वो नए कानून को चीजें अमेंडमेंट कर लेता है और क्लॉज नए क्लॉज ले आता है, ताकि चीजें एक ओपन रहे, चीजें लिबरल रहे. क्योंकि लिबरलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, पॉलिसी जितनी लिबरल होंगी, उतना ज्यादा आपके देश में भी फॉरेन ट्रांजेक्शन होंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आपके देश में बिजनेस करने आएंगे. हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट. इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या है? तो फुल फ्रीडम टू ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू होल्ड और ट्रांसफर एनी फॉरेन सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया. ठीक है, तो भारत का कोई एक नागरिक है तो कहीं अगर फॉरेन सिक्योरिटीज में ट्रांसफर करना चाहता है इंडिया से बाहर, ठीक है, तो इसके लिए इसमें फीचर्स है, उसमें नहीं था. तो फुल फ्रीडम टू द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू होल्ड और ट्रांसफर एनी फॉरेन सिक्योरिटीज, कोई फॉरेन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना चाहते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भारत से बाहर है उसको अगर लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं भारत में, ठीक है, तो उसको इसके लिए हमारा एक साइलेंट फीचर, एक फीचर्स है हमारा इसमें. ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो परमिटेड टू होल्ड द शेयर्स सिक्योरिटीज एंड प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय हिम व्हाइल ही वाज रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है, मतलब भारत में कोई नागरिक था बट कहीं वो बाहर रह रहा है, वो भी भारत में शेयर्स खरीद सकता है, सिक्योरिटीज खरीद सकता है, प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकता है, मतलब जिसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं. मतलब भारत से बिलोंग करता है, मतलब पिछले 15 साल से 20 साल में किसी विदेश में रह रहा है, अगर इफ दोज पर्सन वांट टू बी इन्वेस्ट इन इंडिया, वांट टू बी बाय सम सर्टेन शेयर्स और सिक्योरिटीज और सम सर्टेन प्रॉपर्टीज, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग ये सब हमारे पॉइंट्स फीचर्स हमारे फेरा के अंतर्गत नहीं थे. अमेंडमेंट टू द फेमा, तो ऑटोमेटिक क्या मेजर अमेंडमेंट ये 3 है. ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है, आज हमने इसीलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट्स में एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स को इंक्लूड करते हैं, तो ये पॉइंट नोट कर लिए, समझना नहीं है. ऑटोमेटिकली अप्रूवल्स फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स होता है जब कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या सरकार दुनिया के दूसरे देशों से मार्केट से पैसा रेज करती है, उसको लोग कॉमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं. वाइल सेलिंग सम सर्टेन सिक्योरिटीज और सम बॉन्ड्स, मतलब किसी भी तरीके से हम लोग विदेशी बाहर से कुछ सिक्योरिटी कुछ बोरोइंग्स लेते हैं, कुछ हम लोग मार्केट में पैसा रेज करते हैं, उसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं. अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द इनबाउंड इन्वेस्टमेंट, भारत में जो इन्वेस्टमेंट होते थे इनबाउंड इन्वेस्टमेंट से भी हमने कुछ हमने अमेंडमेंट किए हैं. और अमेंडमेंट रिलेटेड टू द आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भारत की कंपनी दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार करना चाहती थी उससे रिलेटेड भी कुछ हमने सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस को रिलैक्सेशन दिया है. अब ये लास्ट है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फेमा एंड फेरा. आपको बहुत हद तक की समझ में आ गया होगा फेरा किस चीज के लिए था, फेमा किस चीज के लिए था. उसके बाद भी देख लीजिए कंटेंट कुछ है, कंटेंट के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन में कंटेंट, नेचर, एप्लीकेबिलिटीज, न्यू टर्म्स 7-8 लिए हैं, 10 लिया टोटल. तो कंटेंट में कि इसमें देयर आर 49 सेक्शंस आउट ऑफ विच 12 सेक्शन रिलेट टू द ऑपरेशनल पार्ट एंड रेस्ट विच द पैनल प्रोविजंस. तो 49 सेक्शंस हैं, इसमें 12 सेक्शन हमारी ऑपरेशनल पार्ट्स में कि कैसे इसको अप्लाई करना है, बचा हुआ हमारा पैनल प्रोविजंस की बात करते हैं. तो 1973 वाले में हमारी हमने बोला ना कि बहुत कठोर कानून था, सेक्शंस बहुत ज्यादा थी. इसमें 81 सेक्शंस थी, आउट ऑफ विच 32 सेक्शंस रिलेटेड टू द ऑपरेशनल पार्ट एंड रेस्ट डील विद द पेनल्टीज एंड द अपील प्रोसेस. ठीक है, तो नेचर इस बेसिकली इट इज अ सिविल लॉ, इट वाज कंसीडर एज अ क्रिमिनल लॉ. ठीक है, वो क्रिमिनल लॉ माना जाता था, इसको हम लोग सिविल लॉ बोलते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा. एप्लीकेबिलिटी क्या थी? दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. मतलब भारत का कोई नागरिक अगर विदेश में कोई अपना व्यापार कर रहा है, उसी कोई ब्रांचेस है, वहां पर भी एप्लीकेबिलिटी है फेमा की. इसकी बात करते हैं, द एक्ट अप्लाइड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ब्रांचेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया एंड टू ब्रांचेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इन द इंडिया. ठीक है, क्लियर. तो इसमें भी था, लेकिन इसमें क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग की एक्ट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया की हम लोग इसमें बात करते हैं. ठीक है, केवल इंडिया के लोग, मतलब इंडिया के लोगों की बात करते हैं. इसमें कोई अगर बंदा बाहर रह रहा है, पर्सन रेजिडेंट इंडिया का अगर बंदा बाहर रह रहा है, कोई पर्सन बाहर रह रहा है, उसके लिए भी हम लोग उसकी भी एप्लीकेबिलिटी है. मतलब इंडिया का था, वो बाहर रह के बाहरी व्यापार कर रहा है, बाहरी ब्रांचेस है उसकी, वहां पर भी एप्लीकेबिलिटीज है. न्यू टर्म्स क्या आया है
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, पर्सनल सर्विसेज लाइक न्यू टर्म्स आर इंट्रोड्यूस, भाई जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, दीज टर्म्स वर नॉट डिफाइंड, ये टर्म्स फेरा के अंतर्गत नहीं रखे गए थे। पेनल्टीज की बात करते हैं, लिमिटेड टू 3 टाइम्स द सम इन्वॉल्व इफ इट्स क्वांटिफाइबल, इफ इट नॉट क्वांटिफाइबल, मतलब जितना आपने फ्रॉड किया उससे 3 टाइम्स की हम लोग बात करते थे कि 3 टाइम्स आपको पेनल्टी पड़ेगी। 5 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्वमेंट प्लीज प्लस इम्प्रेसमेंट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब जेल भी होती थी साथ में, क्रिमिनल लॉ था और आपको 5 गुना हर्जाना, 5 गुना फाइन देना पड़ता था। इसमें 3 गुना की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज टू इनकरेज एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोट करने की हम लोग बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने की बात करते थे। लीगल हेल्प की बात करेंगे, द कंप्लेंट हैज फुल राइट, कंप्लेंट मतलब जो कंप्लेंट कर रहा था, कंप्लेंट हैज फुल राइट टू टेक लीगल हेल्प फ्रॉम द लॉयर और ए चार्टर्ड अकाउंट, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर लीगल असिस्टेंस, उसमें लीगल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। अगर कोई कानून लग गया आपके पास तो आप कोई आपके ऊपर फाइन लग गया तो आपको लीगल असिस्टेंस नहीं मिलती थी। भारत में कोई आपको सपोर्ट नहीं करता था। यहाँ पर आपको एक लॉयर हायर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आप इसमें लीगल हेल्प ले सकते हैं। पावर ऑफ पुलिस अथॉरिटीज, द पावर टू द पुलिस ऑफिसर्स एज रिस्ट्रिक्टेड टू द ग्रेट एक्सटेंट, द एक्सटेंसिव पावर हैड गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, उसमें फेरा के अंतर्गत आप कुछ क्रिमिनल करते थे, कोई हवाला का पैसा लाया या फॉरेन एक्सचेंज में कोई फ्रॉड किया तो पुलिस ऑफिसर्स के पास बहुत ज्यादा पावर थी। यहाँ पर कुछ सर्टेन पावर्स को हमने पुलिस ऑफिसर्स को दिया। डेफिनेशन ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, it has been extended to the include banks, money changes, offshore banking units. It was limited in case of FERA. फेरा में बहुत कम लोगों को हमने अथोराइज पर्सन किया था। यहाँ पर हमने बैंक्स के तहत भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी चेंजेस कर सकते हैं, ऑफशोर बैंकिंग। तो आज के टाइम में बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फेमा के अंतर्गत हमने अथोराइज करा है करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट पता ही है, द टर्म हैज डिफाइंड इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत द टर्म डिफाइंड वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के तहत जिस इंसान को हम लोग रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं उसी की बात करेंगे हम लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेरा एंड फेमा, हमने बहुत डिटेल में बात किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग अनदर 2 मिनट, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो बाद में भी हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं या दिन में आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हम आपको दे के रखे हुए सभी लोगों को। और इसके अलावा आई एम जस्ट शेयरिंग विद द पीपीटी इन अ मीन वाइल, आपको 5-10 मिनट में आपको ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ओके, वी विल मीट टुगेदर टुमारो एट प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम, 7 बजे कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई हैव टू बाइंड अप द टुडे लेक्चर। मनप्रीत, तृप्ति, अविनाश, संध्या मैम, यू, काजल, पूजा, and all other persons who have joined, because there are very few names are showing. Okay, thank you so much for joining. We will meet you tomorrow probably by the same time. Thank you so much.